गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे फाइनल क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और सेट डी। पार्ट 2 एंड सेट डी 2022। ये जो पेपर था ये हमारा वो था 2 अप्रैल 2022 को। तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें 40 क्वेश्चन है और जो कि इस प्रकार से हैं, हम देखेंगे इन 40 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बच्चों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चर व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? व्यष्टि का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण देखना है। तो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, बी फर्म का उत्पादन, सी कीमत स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमने व्यष्टि माइक्रो का देखना है तो फर्म का उत्पादन, एक फर्म का, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक इकाई, एक उद्योग, एक फर्म का अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है। कार और पेट्रोल क्या हैं? पूरक मांग है, स्थानापन्न, इकाई या शून्य। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, पूरक है तो एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो सही है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग क्या होती है? भाई जितना कीमत में परिवर्तन हुआ मांग में अगर उससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगी? लोचदार होगी। तो क्या होगी? लोचदार। अब इसको भी हम दिखाएंगे डायग्राम के माध्यम से, ऐसे नहीं बताएंगे। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये प्राइस है, और अभी आप एक बार इसको देखेंगे, डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊंगी। यस, ये प्राइस है और ये है डिमांड। और प्राइस में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच कैसी कहलाएगी? तो देखिएगा प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। देखिएगा दोबारा से हम इस क्वेश्चन को डायग्राम को बनाएंगे। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो क्या होगी? देखिएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता तो ये लोचदार होगी। इकाई से अधिक लोचदार हम इसको बोलते हैं, और इकाई से अधिक लोचदार को लोचदार भी बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिएगा डायग्राम इस प्रकार से इसका बनेगा। ये मांग में परिवर्तन है और ये कीमत में परिवर्तन है। ज़्यादा परिवर्तन है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ओके, क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, उन्नतोदर होता है। देखो बच्चों ये इस प्रकार से आएगा, उन्नतोदर होता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन नतोदर है, बी सीधी रेखा और सी उन्नतोदर, ये बिल्कुल ठीक है। डी भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा। देखो बच्चों इसको भी हम डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन जब यहाँ पर शून्य है तो कुल उत्पादन हाईएस्ट होगा, तो अधिकतम होगा। यहाँ पर उत्तर देखेंगे क्या होगा, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अधिकतम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समीकरण चुनिए। टी आर इक्वल टू ए आर बटे क्यू गलत है, ए आर एम आर बटे क्यू ये भी गलत है, एम आर डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर छठे क्वेश्चन का। आगे हम देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है। देखो सबसे पहले हम ये बता दें कि फर्म के संतुलन की 2 शर्त होती हैं, एम सी इक्वल टू एम आर, जैसा कि पहला ऑप्शन है एम सी इक्वल टू एम आर, और एम सी एम आर को नीचे से काटे। एम सी इक्वल टू टी आर ये गलत है, एम सी इक्वल टू टी सी ये भी गलत है, और ए सी इक्वल टू ए आर, तो ये संतुलन की शर्त नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा हमने 8वां प्रश्न देखना है। यस, 8वां प्रश्न, पूर्ति वक्र होता है
जो पूर्ति वक्र होता है दाईं ओर नीचे की ओर झुका हुआ गलत है, वो एक्स के समानांतर ये भी गलत है। दाईं ओर ऊपर की ओर झुका हुआ, यानी कि देखो ये इस प्रकार से बनेगा, ये है तो दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। समष्टि तत्वों की बात हो रही है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, मैक्रो फैक्टर जो नहीं है। तो देखो बच्चों, समग्र मांग ये तो मैक्रो है, राष्ट्रीय ये भी मैक्रो फैक्टर है, व्यापार चक्र भी है, उपभोक्ता संतुलन ये नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापने की नहीं है। आय विधि राष्ट्रीय आय को मापती है, आयात निर्यात विधि ये नहीं है, व्यय विधि भी मापती है, उत्पाद विधि भी मापती है। तो जो नहीं है ये वाला ऑप्शन हमने देना था, तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये जो विधियाँ हैं ये नहीं है हमारा उत्तर। तो बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। 11वां प्रश्न है, केन्स की विचारधारा किसकी वकालत करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था पर की सरकारी नियंत्रण की, मुक्त अर्थव्यवस्था की, उपरोक्त सभी की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पर आएगा। ध्यान रहे केन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं। अब है अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12वां, यदि सीमांत भोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक क्या होगा। इसको हम फॉर्मूले के द्वारा आपको समझाएंगे, अगर वैसे समझाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, के होता है गुणक और 1/1 घटा MPC। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/1 घटा MPC। अब MPC तो एक ही है, तो 1/0, इसका मतलब होगा इन्फिनिटली, यानी कि अनंत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है। देखो जो प्रोग्रेसिव जो कर हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कर का क्या उद्देश्य होता है कि देखो कर में वृद्धि और त्याग का समान बंटवारा, हानिप्रद उपभोग का प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर त्याग का समान बंटवारा आएगा प्रगतिशील कर से। एक होते प्रतिगामी, प्रगतिशील कर क्या होते, परसेंट इनकम के हिसाब से, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है। तो त्याग का समान बंटवारा, यानी कि अमीरों पे ज़्यादा और गरीबों पे कम टैक्स लगता है, इसको बोलते प्रगतिशील जो कर है उनका उद्देश्य है। 14th क्वेश्चन है बच्चों, व्यापार शेष इक्वल टू, व्यापार शेष हैं वस्तुओं के आयात और निर्यात में अंतर। देखो व्यापार शेष में तो वस्तुओं के आयात निर्यात में अंतर होता है। बी है सेवाओं के आयात निर्यात में अंतर, ये नहीं आएगा। सी है पूंजी के आयात निर्यात में अंतर, पूंजी भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं भी आएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वस्तुओं का केवल दृश्य मदों का आयात निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, पेप्सी तथा कोक। देखो उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरे, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरे, यहाँ पर हमने रिक्त स्थान भरना है। तो देखो बच्चों, पेप्सी तथा कोक, कोका कोला या कोक और पेप्सी दोनों कैसी वस्तुओं के उदाहरण है, स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 16वां, कीमत में परिवर्तन होने पर यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो तो मांग को क्या कहेंगे, पूर्णतः बेरोजगार कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, कीमत में आप कितना ही परिवर्तन कर लें और मांग पर कोई असर ना पड़े तो पूर्णतः बेरोजगार होगी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 16वां क्वेश्चन मैं दोबारा से बताऊंगी। जब कीमत में परिवर्तन होने पर यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो तो मांग को क्या कहेंगे। कीमत में परिवर्तन होने पर यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो तो पूर्णतः बेरोजगार आएगा भाई, यहाँ पर पूर्णतः बेरोजगार इसको हम कहेंगे। अगला है, इसको डायग्राम के द्वारा जैसे हम दिखाएंगे, ये जैसे मांग वक्र है, कीमत को कितना ही बढ़ा दें और मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो इसको कहेंगे बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार इसका उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान केवल दीर्घकाल में ही लागू होते हैं, साधन के प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दीर्घकाल में लागू होते हैं। विक्रय लागतें खाली स्थान प्रतियोगिता में अधिक महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, विक्रय लागतें एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाई जाती हैं और अल्पाधिकार में भी पाई जाती हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता में कभी भी नहीं पाई जाती हैं विक्रय लागतें। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र, खाली स्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत या संपूर्ण, यहाँ पर संपूर्ण आएगा, तो संपूर्ण वाले पे हम ठीक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिएगा बाजार कीमत पर सकल है तो
यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है शुद्ध घरेलू उत्पाद जमा अप्रत्यक्ष कर। दोबारा से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है, बाजार कीमत पर अगर वो निकालना है हमने तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ेगा और ये सकल है तो अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे क्योंकि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है और सकल निकालना है। देखिएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद है तो यहाँ पर हमने ना घिसावट जोड़ना, सकल बन जाएगा। ओके, यहाँ पर हम घिसावट जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मुद्रा मूल्य का माप मुद्रा का खालिस्तान कार्य है। देखो विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप ये प्राथमिक कार्य हैं, दोनों ही प्राथमिक कार्य हैं। अगला है भारत में 1 रुपये का नोट खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के। तो भारत सरकार कहें या केंद्र सरकार कहे एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है जब AS इज ग्रेटर देन AD, AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट मांग से या डिमांड से ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग से क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां, यदि MPC 0.8 है तो गुणक क्या होगा। देखो बच्चों 1/1 घटा 0.8, 1/0.2 और 2 को 1 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो हमारा उत्तर क्या होगा, MPC 0.8 है तो गुणक क्या होगा। देखो बच्चों गुणक होगा 5। अगला है एक कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे क्या कौन सा कर कहेंगे। तो देखिएगा प्रत्यक्ष कर कहेंगे, जैसे आयकर है, क्योंकि जिसके कराघात और करापात का मतलब जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को भुगतना पड़ता है या उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब निर्यात मूल्य से आयात मूल्य कम होता है, यानी कि हमारे निर्यात ज़्यादा हैं और आयात कम है तो व्यापार से अनुकूल होगा, हमारे अनुकूल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां, मांग का नियम सार्वभौमिक है परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता है। देखो बच्चों ये सही है। देखो सार्वभौमिक है, यह भी कुछ अवस्था में लागू नहीं होता और वो क्या होते हैं, इसके अपवाद होते हैं, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। ये गलत है, ये फॉल्स है। देखो बजट रेखा जो है ना उसको कीमत रेखा तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीमत रेखा, लेकिन सम उत्पाद रेखा नहीं कहा जाता है। आगे हम देखेंगे पूर्ति तथा स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो हमारा जो है तो इसका हम देखो पूर्ति और स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो परिवर्तन तो होता है, पूर्ति तथा स्टॉक में कोई परिवर्तन होता है, इसलिए फॉल्स है, गलत है। औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग की लोच लोचदार होते हैं, ये ठीक है। जैसे दूध की मांग लोचदार होती है क्योंकि अब देखो अनेक प्रयोग हैं तो लोचदार होती है, मांग लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है 32वां जो प्रश्न है वो क्या है, साधन लागत पर GDP, साधन लागत पर NDP, GDP और NDP, साधन लागत पर GDP निकालने के लिए साधन लागत पर NDP जमा घिसावट व्यय आएगा, यहाँ पर जमा घिसावट व्यय आएगा, इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 33वां, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, ये गलत है क्योंकि मुद्रा में करेंसी नोट तो शामिल होते ही हैं, सिक्के और करेंसी नोट में करेंसी नोट में सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं, करेंसी नोट शामिल होते हैं, साथ में मांग जमाएँ भी होती हैं। क्या होती है, मांग जमाएँ,
तो खाली ये नहीं बल्कि मांग जमा भी शामिल होते हैं, इसलिए ये एफ है, फॉल्स है। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो बचत है सेविंग इज द फंक्शन ऑफ आर का फलन है, ब्याज की दर का फलन है, तो ये फॉल्स है। अगला है केन्स का गुणक निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सही है क्योंकि केन्स का गुणक इसके नाम से जाना जाता है। अगला है कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये अनिवार्य भुगतान है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। आगे व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है। तो देखिएगा देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो व्यापार शेष क्या होता है और भुगतान शेष क्या होता है। देखो व्यापार शेष क्या है कि जब दो देशों के बीच में आयात और निर्यात किया जाता है तो उसको व्यापार शेष कहा जाता है, आयात और निर्यात के अंतर को। जबकि भुगतान शेष में दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत अंतरण तीनों चीज़ शामिल होती हैं, जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यानी कि वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं का आयात निर्यात तो है ही, साथ में सेवाओं का आयात निर्यात भी, पूंजीगत अंतरण भी, यानी कि भुगतान शेष व्यापार शेष से बड़ा है। आगे है एक खुली अर्थव्यवस्था में AD=C+I+G+X-M, तो ये क्या है, ये सही है, बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है बजट सरकार के एक वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और खर्चों का कथन है। देखो 39वां जो प्रश्न है ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ ना वास्तविक के स्थान पर अनुमानित आएगा, अनुमानित, ये उनका खर्चों का कथन है। अगला है पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूंजीगत लाभ है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पूंजी जो है उस पूंजीगत लाभ में क्या होता है कि केवल मालिक बदलते हैं, यानी कि जो वो है, देखो जो कैपिटल गेन्स है इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि उत्पादन जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा नहीं है पूंजीगत लाभ, ठीक है, तो इसको शामिल नहीं किया जाता, ये ट्रू है। ओके बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने 40 क्वेश्चंस कराए हैं, तो है ये सेट डी के हैं, सेट डी के 40 क्वेश्चंस, तो उम्मीद करूँगी आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।